हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अनअकैडमी पर स्वागत है। माई सेल्फ इज डॉक्टर मनोज अग्रवाल। जैसा कि जानते हैं हम लोग क्लास चला रहे हैं जनरल स्टडीज़ की। तो सबसे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी आप जैसा कि जानते हैं इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पे आप जुड़ करके आप अपने करियर में अच्छा विकल्प चुन सकते हैं। ठीक, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे लेकर के आज का क्लास के ऊपर। तो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन बाई माई सेल्फ। माई सेल्फ इज डॉक्टर मनोज अग्रवाल। आई एम फैकल्टी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटी and having 11 years plus teaching experience and also 3 time interviewed and writer of many books। और मेरा अनअकैडमी पे भी आपका टेलीग्राम चैनल है जो अनअकैडमी या अंडरस्कोर करके आप मनोज कुमार के नाम से सर्च कर सकते हैं। ठीक है। अनअकैडमी में जुड़ने से आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी जिससे अपने अपने डाउट्स हैं लेकर के, और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस हैं डिस्कस कर सकते हैं। पोल भी यहाँ कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी आपको स्ट्रक्चर कोर्सेज देता है जो आप अपनी हेल्प में प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। यहाँ पे लाइव टेस्ट रहेंगे, क्विज़ेस रहेंगे जिससे आप अपने परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर सकते हैं। और यहाँ पे वंस यू विल सब्सक्राइब, आपको एक बार सब्सक्रिप्शन के बाद आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, लेकिन किसमें, जिसमें लाइव क्लासेस और प्लस रिकॉर्डेड वीडियो दोनों में आप ठीक है मिल सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जो आपका गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल। ठीक है। अनअकैडमी में आपके टॉप 100 एजुकेटर्स हैं जो आपकी तैयारी को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अनअकैडमी में आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 15,000 प्लस, ठीक है, यानी यूपीएससी सीएससी के कोर्स यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं लेकर के, जो कि अपने आप में मायने रखते हैं। ठीक है। हम आपको दो प्रकार के कोर्सेज देते हैं, एक प्लस और दूसरा आइकॉनिक। प्लस में आपकी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल रहेगा लेकर के। ठीक है। और जिसमें हम आपको तैयारी कराएंगे, और आप यदि मेरे प्रोमो कोड MANOJ मनोज 01 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा। जिसमें आपका मंथली जैसे यहाँ 9,000 है तो डिस्काउंट के बाद 80 हो जाएगा। 3 मंथ्स का 22,500 तो 2250 हो जाएगा। यहाँ 6 मंथ का 4,500 तो 36,450 हो जाएगा। वहीं यहाँ पे 1 ईयर्स का 49, ठीक है, यहाँ पे 44, यहाँ 72 2 ईयर्स का, यहाँ 64 हो जाएगा, यहाँ 90 है तो 81। क्लियर। इस प्रकार से आपको क्या होंगे, डिस्काउंट या एप्लीकेबल होगा। दूसरा हमारा जो बेस्ट वन कोर्स है हमारा लेके आइकॉनिक है, जिसमें आपकी 4 फीचर्स हैं, प्लस की तो ही हैं। इसके अलावा पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस, स्टडी प्लानर्स और पर्सनलाइज फीडबैक आपको मिलेगा। जिसमें आपको 1 मंथ की जो 1 ईयर्स का जो आपका फीस स्ट्रक्चर है, इन सभी में मैं फिर से बोलूंगा आपको 10% डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा जब आप मेरे में प्रोमो कोड MANOJ मनो 01 का। तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है 69,500, तो यहाँ 62,550 हो जाएगा। यहाँ 2 ईयर्स का 1,07,000 है तो यहाँ पे 96 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 ईयर्स का आप देख रहे हैं 141 है तो यहाँ पे 121,900 है। इसी प्रकार से हमारे ऑप्शनल पेपर हैं जहाँ पे डिस्काउंट एप्लीकेबल होता है इक्वली। इसके बाद अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट बजटिंग यानी सरकारी बजटिंग। हम पढ़ेंगे सरकार की बजट और देखेंगे सरकार का बजटिंग कैसे होती है, सरकार का बजट क्या होता है, इसमें क्या क्या सारी चीजें हैं, और इसके बारे में संविधान में क्या क्या प्रोविजन, फाइनेंशियल ईयर क्या होती है और किसके आधार पर निर्धारित, हमारे यहाँ बजटिंग का क्या इतिहास रहा है, यानी भारत में हम देखेंगे बजटिंग का क्या हिस्ट्री रहा है, इसको भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले तो हम देखेंगे व्हाट इज बजट, बजट किसे कहते हैं लेकर, आप पहले बजट देखोगे, है ना। दूसरा हम देखेंगे बजटरी हिस्ट्री इंडिया की, ठीक है, यानी कि ठीक है आपका देखोगे बजटरी हिस्ट्री क्या है इंडिया में लेकर के, इसका इतिहास क्या रहा है भारत में, कब कब कैसे आया लेकर के। ठीक है। तो तीसरा हम लोग आज टॉपिक में देखेंगे लेकर के बजट हिस्ट्री के बाद कि फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं, वित्तीय वर्ष क्या होता है लेकर के, तो फाइनेंशियल ईयर के बारे में डिस्कस करेंगे। और चौथा हम लोग डिस्कस करेंगे लेकर के, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है इसके बारे में, संवैधानिक प्रावधान क्या है लेकर के, किसके बारे में, बजट के बारे में, बजट के बारे में हमारा संविधान क्या कहता है। और बाद में हम देखेंगे, ठीक है, कि बजट के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत क्या है लेकर के। तो प्रिंसिपल्स ऑफ बजट हम डिस्कस करेंगे लेकर के, कि प्रिंसिपल क्या है इसके लेकर के बजट के, ये हम डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास हमारे यहाँ रहेगा और बाकी इसमें नेक्स्ट क्लास हम कर लेंगे, जैसा कि आप जानते हैं इसमें कंटिन्यू होगा। ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसे एक एक चीज करके हम पकड़ेंगे और इसको एनालाइज, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ बजटिंग के बारे में। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि बजट क्या होता है। आप जानते हैं कि बजट, यानी हम जब बजट शब्द यूज करते हैं, बजट एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ध्यान रखना लेकर के, बजट क्या है कि बजट एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, न कि हिंदी भाषा का शब्द। हिंदी में तो इसे क्या कहा जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, जैसा कि मैंने नीचे लिखा है। हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है, अर्थात एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द। तो बजट क्या है कि बजट राजकोषीय नीति का एक उपकरण है। राजकोषीय नीति का, फिक्सल पॉलिसी। अब आप कह रहे होंगे सर ये नया शब्द कहाँ से आ गया, फिक्सल का मतलब क्या होता है। तो मैंने कहा कि राजकोषीय, ठीक है, बजट राजकोषीय नीति का क्या होता है, घटक होता है या भाग होता है या उपकरण होता है। फिक्सल पॉलिसी, फिक्सल पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि सरकार की समस्त आय व्यय, सरकार की जितनी भी स्रोतों से आय होती है, जितने भी हेड पे खर्च होते हैं, यदि आय से अधिक खर्च होते हैं तो सरकार क्या लेती है, कर्जा लेती है। तो मैंने क्या कहा, सरकार की यानी लोक आय, लोक व्यय और लोक ऋण। कौन सा, कि आप सरकार जब देखो ऋण लेगी तो क्या होगा कि ऋण लेगी सरकार, लोक ऋण। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जब लोक आय, लोक व्यय, लोक ऋण से संबंधित नीति को हम क्या बोलते हैं, राजकोषीय नीति बोलते हैं। राजकोषीय नीति को लागू करने वाला उपकरण होता है, क्या करने वाला, लागू करने वाला, लागू करने वाले उपकरण को हम क्या बोलते हैं, लेकर के लागू करने वाला उपकरण बजट। यानी कि राजकोषीय नीति क्या है, एक देश की ऐसी नीति है जो राष्ट्र की समस्त आय व्यय ऋण और उनसे संबंधित मामलों का, ठीक है, मामलों से संबंधित होती है। और इसको लागू करने का उपकरण क्या होता है, बजट होता है। और बजट क्या होता है, वार्षिक होता है। बजट क्या है, बजट वार्षिक है, एनुअल होता है। और ध्यान रखना, जो चीजें 2 साल या 3 साल या 4 साल या 5 साल के लिए होती हैं, वो योजनाएं होती हैं, वो बजट नहीं होता। ध्यान रखना, वो क्या कहलाती हैं, योजना। बजट तो क्या होगा, हमेशा वार्षिक होगा। और जबकि योजनाएं क्या होंगी, 1 वर्ष से अधिक के लिए होती है, जैसे 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। क्लियर। तो इस प्रकार से बजट और आपका योजनाओं में अंतर है। ठीक है, इस चीज को हम आगे और समझेंगे। ठीक है, आगे। तो बजट राजकोषीय नीति का उपकरण होता है, जिसके माध्यम से राजकोषीय नीति के लक्ष्यों को और प्राथमिकताओं को प्राप्त किया जाता है। याद होगा मैंने आपको बताया था भी कि राजकोषीय नीति क्या है। राजकोषीय नीति लोक आय, लोक व्यय, लोक ऋण और हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीति होती है, जिसमें सरकार के द्वारा आर्थिक स्थिरता, आर्थिक वृद्धि, ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी की समाप्ति, इस प्रकार के लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है, प्राथमिकताओं को तय किया जाता है। इसी को हम राजकोषीय नीति कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि बजट क्या है, बजट से क्या तात्पर्य है, उठेगा कि नहीं उठेगा। हम सबसे अब जानेंगे, हमने जान लिया कि बजट किसका भाग है, राजकोषीय नीति का उपकरण है। राजकोषीय नीति क्या होती है, लोक आय, लोक व्यय, लोक ऋण और हीनार्थ प्रबंधन। हीनार्थ प्रबंधन क्या होता है, जो डेफिसिट हुआ है या जो ऋण लेना पड़ रहा है, तो ऋण किस माध्यम से आएगा, कैसे आएगा, इससे संबंधित, ठीक है, अवधारणा को हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। क्लियर। तो डेफिसिट की कहाँ से फाइनेंसिंग होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, हीन अर्थ प्रबंधन। क्लियर। तो बजट क्या है कि बजट एक वित्तीय, मैंने कहा था बजट हमेशा वार्षिक होता है। बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार की समस्त अनुमानित, यानी समस्त अनुमानित, चूंकि बजट में हम आगे वर्ष के लिए बना रहे हैं, तो अब उसमें आगे वर्ष में कितना एक्चुअल में खर्चा होगा ये हम नहीं बता सकते। क्लियर। किसी को थोड़ी ना पता था कि 2020-21 का जो बजट बनाया गया था सरकार के द्वारा, तो सरकार को थोड़ी ना पता था कि कोरोना आ जाएगा। क्लियर। तो क्या है, अनुमानित ही बजट बनते हैं। जो भी, चूंकि आगे वो क्या चीजें अनफोर्सीन है, हमने देखा नहीं है, तो इसलिए उनके बारे में सटीक आंकड़ा लगाना और उसके आधार पर वास्तविक बजट बनाना संभव नहीं होता है। क्या है कि बजट एक वर्ष, वित्तीय वर्ष में सरकार की समस्त आय
और व्यय से संबंधित लेखा जोखा। अकाउंट है। बजट क्या है? इट्स अकाउंट जिसमें दो हेड होते हैं, एक तरफ आय और दूसरी तरफ व्यय को दर्शाया जाता है। क्लियर? आय के कितने साधन है उनको अलग किया जाता है और व्यय की कितने प्रकार के हेड हैं उनको अलग अलग करके समझा जाता है, बताया जाता है, ताकि स्पष्टता रहे कि कहाँ से आया और कहाँ पे गया। क्लियर? तो इसीलिए देखते होंगे बजट का जब भी हम देखे होंगे न्यूज पेपर में निकलता है, बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो कहाँ से रुपया आएगा और कहाँ जाएगा इसको दिया जाता है। जैसे कि देखो मैंने शुरुआत में यहाँ पे लिखा है रुपीस कम, कहाँ से आएगा? ये कम वाला है। और गोज कहाँ जाएगा लेकर के, ये उस वाला है। ठीक है? तो इस प्रकार से कहाँ आएगा और कहाँ जाएगा इसको बताया जाता है। तो क्या है बजट? बजट एक वित्तीय वर्ष से संबंधित होता है। इसमें सरकार की समस्त अनुमानित आय और व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत। अंग्रेजी में बजट शब्द का विकास फ्रांसीसी भाषा के बूजट शब्द से हुआ है। ये प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया। क्लियर? किससे है लेकर के? बूजट से हुआ है, जिसका अर्थ होता था क्या? चमड़े का थैला। ये भी कई बार पूछा गया। क्लियर? कि बजट में अंग्रेजी भाषा के शब्द बूजट से लिया गया, जिसका अर्थ क्या है? चमड़े का थैला। आप जानते होंगे पहले चमड़े के थैले के बड़े प्रयोग होते थे। क्लियर? तो इसलिए जो चीजें ज्यादा अच्छी तरह रखी जाती थी, ड्यूरेबल होती थी या इंपॉर्टेंट होती थी, उन्हें चमड़े के थैले में रखा जाता। क्लियर? लेदर के बैग में रखा जाता। इसलिए इसका नाम क्या था? बूजट। तो सबसे पहले 1773 में, कब? 1773 में पहली बार जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वालपोल, क्या नाम है इनका? सर रॉबर्ट वालपोल ने अपने वित्तीय प्रस्ताव संसद के समक्ष प्रस्तुत किए, और जिस बैग में वो प्रस्ताव या पेपर रख के लाए थे, जैसे ही उन्होंने वो बैग खोला और पेपर निकाले, तो वहां के संसद के सदस्यों ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, बजट इज ओपन, बजट इज ओपन, बजट खुल गया। तब से क्या हो गया? ये शब्द प्रचलित हो गया, और जब वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इसका बजट के रूप में ये पुकारा जाए। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। एक्चुअल में बजट के रूप में कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? इसकी शुरुआत होगी इंग्लैंड से। और कौन करेगा? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट बाल। ठीक है? इसलिए उन्होंने जैसे ही चमड़े का थैला खोला, वैसे ही विपक्षी सदस्यों ने उनका मजाक उड़ाते हुए क्या कहा कि बजट इज ओपन। क्लियर? तो वहीं से शब्द क्या हो गया? पॉपुलर हो गया, और वहीं के बाद इसे बजट कहा जाने। ठीक? बजट को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में, ये प्रश्न कई बार पूछा गया, ये प्रीलिम्स में बहुत बार आ चुका है प्रश्न, ये भी आया है और ये भी आया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा, क्या कहा गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा। इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखोगे। क्या कहा गया है? प्रीलिम्स में पूछा गया है। ये भी प्रीलिम्स में आया है, ये भी प्रीलिम्स में आया है, और ये दोनों चीजें आपकी मेंस के कॉन्सेप्ट में आपको हेल्प करेंगी समझने में। और कई राज्यों की आप परीक्षा देते हैं, तो वहां पे शॉर्ट में प्रश्न लिखाए जाते हैं, 30 शब्द में, 20 शब्द में, तो वहां आप तैयार करके लिख सकते हैं। ठीक है? आगे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम बजट प्रस्तुत करने का श्रेय किसको दिया जाता है? कौन था भारत में सबसे पहले? 18 फरवरी 1860 को, 1860 को लॉर्ड केनिंग उस समय भारत के कौन थे? ठीक है, वायसराय थे। एक कार्यकाल में वित्तीय सदस्य, यानी उनकी कार्यकारिणी के वित्तीय सदस्य कार्य, अब जानते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसकी लेकर के, उसके जो फाइनेंशियल मेंबर थी जिनका नाम था जेम्स विल्सन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जेम्स विल्सन को प्राप्त है, इसलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का प्रणेता या फाउंडर कहा जाता है। इसलिए कई बार ये प्रश्न पूछा गया प्रीलिम्स में, इसको याद रखना लेकर के। प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया भारतीय बजट का प्रणेता कौन था? सर जेम्स विलियम थे। ठीक है? आगे, स्वतंत्र भारत का पहला बजट, यानी इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को लाया गया। ध्यान रखें, 26 नवंबर 1947 को लाया गया। याद रखें इस बात को। इंडिपेंडेंट ये डेट पूछी गई है, ठीक है, यूपी वगैरह के एग्जाम में। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को देश के पहले वित्त मंत्री
आर के षणमुखम षण ठीक है मुखम आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये प्रश्न ये भी पूछा गया है प्रीलिम्स में, याद रखें। आपका चूंकि प्रीलिम्स आने वाला है, ठीक है, 2021 में, मैं आपको बता दूं ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको बड़े हेल्प करेंगे। ठीक है, आगे। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है। यानी भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखम शेट्टी। और गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। आप इनमें दोनों में अंतर करके रखना, स्वतंत्र और गणतंत्र दोनों में अंतर रखना। ठीक है, देश में चार प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो वित्त मंत्री पद पर भी काम कर चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में आपका, कि कौन से ऐसे चार प्रधानमंत्री हैं जो वित्त मंत्री के पद पे भी काम कर चुके थे। तो इनमें कौन कौन आते हैं? आपके मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, विश्वनाथ बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और मनमोहन सिंह। आपको पता ही है मनमोहन सिंह, ठीक है, नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री थे और उन्होंने ही देश के आर्थिक सुधार की सबसे पहले घोषणा की और उसकी नींव रखी। क्लियर? तो ये देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं लेकर के जो पद पे काम किए लेकर के, आपको याद कर लेना चाहिए। मोरारजी देसाई, जो देश में कब प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई? 1977 से 1980 के बीच में, जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। चौधरी चरण सिंह भी बने थे लेकर के, बीपी सिंह भी बने जिन्होंने मंडल आयोग की सिफारिश से लागू की, और मनमोहन सिंह तो आप जान ही रहे लेकर के नरसिम्हा राव सरकार में, ठीक है, 1991 से 1991 से 1996 तक रहे, ठीक, वित्त मंत्री रहे। ठीक है, तो ये फैक्ट था। आगे, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह के पास वित्त मंत्रालय भी था, वित्त मंत्रालय का प्रभार भी रहा। ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि बाद में मनमोहन सिंह जी ने दूसरों को दे दिया था, तो लेकिन प्रभार रहा है। किसी भी साल रहा तो इसका मतलब यहाँ पे काउंटिंग हो जाएगी। तो जवाहरलाल नेहरू जी के पास, इंदिरा गांधी जी के पास और मनमोहन सिंह जी के पास ये क्या रहा था लेकर के? यहाँ पे इनके पास वित्त मंत्रालय रहा था। ऐसे देश के प्रधानमंत्री रहे जिनके पास वित्त मंत्रालय रहा। भारत में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, देखो ये भी, सबसे ज्यादा बजट पेश पढ़ने वाले कौन से मंत्री थे, कौन से वित्त मंत्री थे? तो मोरारजी देसाई थे। इन्होंने कुल 10 बजट पेश, जबकि पी चिदम्बरम जी के द्वारा 8 बजट प्रस्तुत किए गए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखना। ठीक है, सबसे ज्यादा बजट पेश करने का श्रेय किसको है? मोरारजी देसाई को है। कुल 10 बजट पेश किए इन्होंने, वहीं पी चिदम्बरम ने कितने किए? 8 बजट पेश। क्लियर? नेक्स्ट इज, वित्त मंत्री के रूप में 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक उदारीकरण की क्या रखी? नींव रखी। आर्थिक उदारीकरण की नीति को इन्होंने घोषणा की संसद के पटल। ठीक है, तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने संसद के पटल पे क्या की? देश के आर्थिक उदारीकरण की नींव रखी थी। क्लियर? नेक्स्ट, रेलवे बजट को आम बजट से 1923 में अलग यानी कि ये समिति आप पढ़ती होंगी 1921 में बनी थी, लेकिन इसकी सिफारिश पर 1923 में आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। ठीक है, तो आप ये चीजें याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। तो कब किया गया? ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ 1923 में किया। ठीक है, तो 1923 में एक्वर्ड समिति की सिफारिश पर ये अनेक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, इसके ऊपर भी आया है। ये सभी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूं आपको, जो बड़े महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि। ठीक है, अब हम आ रहे हैं वित्तीय वर्ष के ऊपर, कि फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो, वित्तीय वर्ष से क्या, हमारा भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। कब है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, जिसको अभी सिफारिश की गई है कि 1 जनवरी से, ठीक है, 31 दिसंबर किया जाए। ऐसी मांग है, मैं आपको बता। ठीक है, वित्तीय वर्ष के लिए प्रयुक्त इस अवधि को 1967 में अपनाया गया था। ये भी आप फैक्ट याद रख लें। कब अपनाया गया था? 1967 में।
इससे पूर्व देश में यह अवधि क्या थी हमारे यहाँ वित्तीय वर्ष? 1 मई से 30 अप्रैल थी। पहले क्या थी हमारे यहाँ? 1 मई से 30 अप्रैल। ध्यान रखना लेकर। क्लियर? यह बात आप याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना कि वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च है वर्तमान में। और यह कब अपनाई गई? 1967 में इसको अपनाया गया। इससे पहले क्या अवधि चलती थी? 1 मई से 30 अप्रैल होती। प्रश्न उठता है लेकर के कि चलो मान लिया, लेकिन वित्तीय वर्ष को चुनने का आधार क्या होता है? किस आधार पे किसी देश के वित्तीय वर्ष का चयन किया जाता है? क्लियर? तो ये किसके आधार पे? कि देश के प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के आधार। देश की प्राकृतिक यानी नेचुरल, प्राकृतिक का मतलब है कि जैसे वर्षा का कार्यकाल क्या है, कब कब वर्षा होती है। देखो, इसके अलावा वहां पे कृषि का अपना कौन कौन सा काल है। उद्योग और सेवा में कोई दिक्कत नहीं होती, मेन क्या होता है? कृषि होता है। ठीक है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से स्थितियों पर किसी भी देश के वित्तीय वर्ष के लिए एक निश्चित अवधि तय की जाती है। इसलिए संसार के विभिन्न देशों में वित्तीय वर्ष की अवधि भी भिन्न भिन्न तय की गई है। हर देश में यह वित्तीय अवधि क्या होती है? अलग होती है। ठीक है। तो आधार क्या है चुनने का? कभी आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में या सामान्य रूप से, आप मेरे, ठीक है, दृष्टिकोण से आप बता पाएंगे कि देश के प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर किसी देश की वित्तीय वर्ष को तय किया जाता है, निश्चित अवधि तय की जाती है। और इसीलिए विश्व के भिन्न भिन्न देशों की, ठीक है, वित्तीय वर्ष की अवधि भी क्या है? भिन्न भिन्न है। ठीक है। जैसे वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया, आपको बता दूं। 1 अप्रैल से 31 मार्च किन किन देशों में है? ठीक है। तो देखो, जैसे जापान है, इराक है, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन है, आयरलैंड है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, जर्मनी है, डेनमार्क है, कनाडा है। अब आप जोड़ सकते हो, देखो भारत का मित्र हमेशा से रहा है जापान। यूनाइटेड किंगडम के हम क्या रहे? ठीक है, ठीक है, स्लेव रहे। ठीक है। कनाडा को, ठीक है, भारतीय बहुत सारे बसे हुए हैं, तो कुछ देश आपने इस तरह याद कर लिए। इराक आपके क्या है? ऊपर ही है लेकर के, ईरान है, इराक आपका। इराक है, आयरलैंड है, न्यूजीलैंड, ठीक है, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, डेनमार्क। ये देश हैं जिसमें क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। दूसरी वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 31 जून तक चलती है। कब से? 1 जुलाई से 31 जून, जिसमें पाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्वीडन और इटली, ये देश शामिल है। 1 जुलाई से 31 जून पाकिस्तान में चलता है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वे में, स्वीडन, इटली। तो मेनली आप जैसे देखिए, ये देश है और ये देश है, आप याद रखें बस। बाकी यहाँ पे जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, आप याद रखें, कनाडा याद रखें, जर्मनी याद रखें, बस हो गया। वहीं 1 जनवरी से 31 दिसंबर किस में है? सबसे पहला देश का नाम है फ्रांस। इसे याद रखना, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। बाकी क्या है? रशिया है, और बाकी क्या है? ब्राजील और चीन है। आप इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो और देख करके समझ सकते हो। ठीक है। आगे इसकी आलोचना भी की है, किसकी? भारत में। भारत की वित्तीय वर्ष की आलोचना की गई है, क्योंकि अपनाई गई वित्तीय वर्ष की अवधि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही आलोचना का शिकार रही है। क्योंकि कृषि संबंधी आय जिसका हमारी अर्थव्यवस्था में मुख्य योगदान है, का समय से अंदाजा नहीं लग पाने के कारण यहाँ इस अवधि में वार्षिक आय व्यय के सही से अनुमान नहीं लगा पाते। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों आलोचना हो रही है? इसलिए आलोचना हो रही है कि भारत में जो वित्तीय वर्ष अपनाई गई है, उसमें हमारी कृषि संबंधी आय, और आप जानते हो कृषि का हालांकि स्वतंत्रता के समय ज्यादा योगदान था। कृषि क्षेत्र का यानी प्राथमिक क्षेत्र का, प्राइमरी सेक्टर था लेकर के, जो प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं इसको, प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि प्रमुख है। प्राइमरी सेक्टर में आप जानते हैं स्वतंत्रता के समय 1950 और 51 में बात कर रहा हूं मैं लेकर के, 1950 और 51 में राष्ट्रीय आय में इसका योगदान 50% से ज्यादा था। और अभी 2020 और 21 में आप देखें लेकर के, इसका योगदान 13% के आसपास।
आप समझ सकते हैं कितना तीव्र गिरावट हुई है और इसका योगदान सबसे ज्यादा किसके में चला गया। इसकी आय कहाँ ज्यादा ट्रांसफर हुई है, सेवा क्षेत्र। यानी औद्योगिक क्षेत्र मोरलेस उतना ही है, 2-4-5% के ऊपर ऊपर के बाद। लेकिन सबसे ज्यादा किसमें बढ़ोतरी हुई है हमारी अर्थव्यवस्था में, सेवा क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में, जिसमें सेवा सेक्टर भी कहा जाता है, सर्विस सेक्टर का। ठीक है। अब आता है देखो बजट के सिद्धांत। मैं आपको ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। ये टॉपिक आप पॉलिटी में भी कंप्लीट कर लेंगे और प्लस आप इसे इकोनॉमी में भी कंप्लीट करेंगे, तो मैं दोनों को जोड़ के पढ़ा रहा हूँ। ये आपको दोनों में हेल्प करेगा टॉपिक, इकोनॉमी में भी और पॉलिटी में आपको अलग से अब कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। देखो बजट का सिद्धांत क्या है। पहला सिद्धांत मतलब किन चीजों पर बजट आधारित होना चाहिए, जो इसके गाइडिंग प्रिंसिपल है। सबसे पहला, बजट संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड होना। अर्थात बजट में आय और व्यय की राशियां बराबर होनी चाहिए। यानी आय और व्यय की राशियां बराबर होनी चाहिए, तभी बजट को क्या कहा जाएगा, संतुलित कहा जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? संतुलित का मतलब क्या है। आप सोचो आय अधिक हो जाए, व्यय कम हो जाए, या उसमें बजट हमेशा देखना क्या होता है, संतुलित होता है, बैलेंस होता है। इसका मतलब क्या है, बजट बैलेंस होने का मतलब होता है बजट में देखना जितनी आय दिखाई जाती है, ठीक है, आय दिखाई जाती है, ठीक है, और व्यय मान के चलो ज्यादा है, तो व्यय होने के बाद तो आय कम हो गई, और व्यय ज्यादा है तो उधार लेकर के उसमें व्यय आय में पूर्ति की जाती है। तो हमेशा देखना अकाउंट में हमेशा क्या होगी, चीजें बराबर दिखाई जाए। तो बैलेंस बजट दिखाया जाना चाहिए। बैलेंस से क्या है, हम उसमें ये भी दिखा देंगे कि भैया हमारी इतनी आय हुई, लेकिन व्यय इतना हो गया, और इसमें हमने इतने का ऋण लेंगे या लिया गया है, जिसके आधार पर बजट को क्या बोला जाएगा, बैलेंस्ड हो। दूसरा, बजट का प्राक्कलन नकद आधार पर यानी कैश बेसिस पर तैयार होना। नकद का मतलब क्या है, कैश। यानी बजट कैश के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। अर्थात बजट जिस वित्तीय वर्ष के लिए बनाया जाए, उसी वर्ष की वास्तविक आय और व्यय के आधार पर उसे तैयार किया जाए। बजट जैसे मान के चलो बनाया जा रहा है, लेकिन 2000 अभी बनाया जाएगा 21 और 22 का। तो जब बजट 2021-22 का बनाया जाएगा, तो बजट में जो आंकड़े लिए जाएंगे या तैयार किया जाएगा, वो कैश बेसिस पर तैयार किया जाएगा। कैश का यहाँ मतलब क्या है लेकर के, कि जो उस साल में जो आय हमें प्राप्त होगी, मान के चलो इनकम टैक्स या किसी कंपनी ने कोई, ठीक है, आय देनी है, तो वो उसकी हमें टैक्स मिलना शुरू होगा, मान के चलो 2000, ठीक है, 2022 के अप्रैल से शुरू होगा। तो उसकी आय हम 2021-22 के बजट में शामिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 21-22 का बजट तो क्या है, 1 अप्रैल 2020 से लेकर के, यानी 21 से लेकर के और 31, ठीक है, मार्च 2022 तक होगा। और वो इनकम कब होगी, वो अप्रैल 2022 में होगी, तो वो हमारे, ठीक है, इस बजट का भाग नहीं बनेगी, वो अगले वाले वित्तीय वर्ष में चली जाएगी। और यदि उसको हम शामिल कर लेंगे, तो वास्तविक रूप से आय और व्यय का हम खाका या लेखा जोखा तैयार नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या कहा गया, कि जिस वर्ष का जो आय हो उसको उसी में शामिल किया। आ रहा है समझ में? ठीक है। आगे, बजट सकल होना चाहिए, न कि निवल। नेट नहीं होना चाहिए, ग्रॉस होना चाहिए। नेट में जानते क्या होता है, जैसे नेट में क्या दिखाते हैं हम लोग, लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखो ग्रॉस में और नेट में अंतर बता रहा हूँ। तो पहले आप तो नेट समझ लें, फिर मैं आपको ग्रॉस बताऊंगा। यानी निवल या शुद्ध बोलते हैं, और इसे सकल बोलते हैं। ये क्या कहा जाता है, सकल, और इसे क्या कहा जाता है, निवल। निवल, नेट एंड ग्रॉस। नेट का मतलब होता है कि कुल कितनी आय हुई, कुल आय में से कुल व्यय को घटा दिया जाता है, और शेष राशि को यहाँ पे बता दिया जाता है। शेष राशि यहाँ पे दर्शाई जाती है केवल, कि भैया हमारे पास इतना माइनस है या हमारे पास इतना प्लस है, ये क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा। तो इसमें आप यह पता नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल में किस किस चीज में लाभ ज्यादा हुआ, किस में घाटा हुआ। और निवल में क्या, सकल में क्या होता है, कि यहाँ पे आय को और व्यय को
और घाटे को, आय हुई तो किस किस हेड में हुई, कहाँ कहाँ से हुई, व्यय हुए तो कौन कौन से हुए, और घाटा है तो कितना है, और घाटा है तो कितना है, और घाट, ये सब यहाँ पे अलग अलग दर्शाया जाता है ताकि यह देखा जा सके कि अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, अर्थव्यवस्था घाटे में है कि लाभ में। इसलिए बजट हमेशा ग्रॉस में होता, देखते होंगे कि कुल टैक्स में कितनी आय हुई, नॉन टैक्स में कितनी आई हुई, जीएसटी से कितनी आई हुई, इनकम टैक्स से कितनी आई हुई, किसी पे खर्च हुआ तो आर्थिक, ठीक है, आर्थिक चीजों के ऊपर कितना खर्च हुआ, सामाजिक के ऊपर कितना हुआ, शासकीय चीजों के ऊपर कितना खर्च हुआ, ये सब अलग अलग बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? क्योंकि वह ग्रॉस बजट है। नेट होता तो क्या होता है, सिर्फ एक आंकड़ा दे दिया जाता है कि भैया इतना लॉस का या इतना बेनिफिट का ये बजट है, प्लस में है कि माइनस में है, आपको बता दिया। अर्थात बजट में कुल आय और कुल व्यय का पूरा ब्यौरा दिया जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ से आय हुई, हमारा व्यय हुआ, ये सब बताया जाना। नेक्स्ट, बजट का एस्टीमेट यानी प्राकलन वास्तविकता के समीप होना चाहिए, यानी रियलिस्टिक होना चाहिए। बजट का जो डेटा है दैट शुड बी द रियलिस्टिक, अर्थात आय और व्यय की राशि है जो वह वास्तविक रूप से दर्शाई जानी चाहिए। आय और व्यय की राशि कि कितना आय कहाँ से हुआ, कितना कहाँ हुआ, ठीक है, ये सब चीजें दर्शाई जाएं स्पष्ट रूप से, तब क्लियर होगा लेकर के। ठीक है, ठीक है। तो क्या है कि बजट वास्तविकता के समीप होना चाहिए, अर्थात आय और व्यय की राशि क्या होनी चाहिए, वास्तविक। मतलब अब मान के चलो अवास्तविक रूप से अब छेड़खानी करते हैं बजट में, आपने आय ज्यादा दिखा दी और आपने व्यय कम दिखाए, ठीक है। अब आय ज्यादा दिखा दिए तो अब आय कहाँ से लाओगे जब ज्यादा दिखा दिए तो? और व्यय आपने कम दिखा दी जबकि व्यय ज्यादा है, तो क्या होगा, आप इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में कि जो कभी भी अर्थव्यवस्था में वो चीजें विकट हो सकती हैं, कभी भी वो संकट का रूप ले सकती हैं। नेक्स्ट, बजट वार्षिक आधार पे बनाया जाना चाहिए। मैंने आपसे बताया था लंबी अवधि के लिए तो क्या बनाए जाते हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, बजट नहीं। क्लियर? तो बजट क्या होना चाहिए कि बजट किस पे तैयार होना चाहिए, वार्षिक आधार पे होनी चाहिए। क्योंकि लंबी अवधि के लिए तो क्या तैयार किए जाते हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, कार्यक्रम बनाए जाते हैं, ठीक है। और बजट नेक्स्ट, व्यपगमन के नियमानुसार रूल ऑफ लैप्स बनाया जाना चाहिए, अर्थात एक वर्ष के लिए जितना वित्त स्वीकार किया गया हो उसे उसी वर्ष में खर्च किया जाना, उसी वर्ष में खर्च, यानी जितना स्वीकार किया होगा उसी वर्ष में क्या हो, खर्च किया जाए। अर्थात इसका मतलब क्या है, रूल ऑफ लैप्स का मतलब यहाँ पे क्या है लेकर के, रूल ऑफ लैप्स का, रूल ऑफ लैप्स का जैसे आपको बजट देखते होंगे संसद में पारित होता है, कहाँ होता है, संसद में बजट पास होता है। तो संसद ने जो बजट पास किया वो किसके लिए किया, एक वित्तीय वर्ष के लिए किया है, एक वित्तीय वर्ष के लिए ही वो बजट में, ठीक है, राशि अनुमोदित की जाती है लेकर के, एक वित्तीय वर्ष के लिए। इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, आपका 1 अप्रैल से लेकर के, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगी वो लेकर के आपके पास राशि। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि जैसे 31 मार्च का डेट खत्म होगा, यानी कि 31 मार्च की रात की आधी रात से ही 12 बजे के बाद चाहे सरकारी विभाग के खाते में, ठीक है, मान के चलो उसको सैंक्शन किया गया था 10,000 करोड़ रुपए, अब उसमें से उसने 5,000 ही खत्म किए हैं और 5,000 करोड़ रुपए शेष है, तो पैसा क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, वो पैसा कहाँ चला जाएगा, सीधा सरकार के खाते में चला जाएगा। यानी कि वो पैसा लैप्स हो गया, अब उस पे दूसरे 1 अप्रैल को वो पैसा विभाग खर्च नहीं कर सकता, उसके लिए नया बजट पारित करवाएगी सरकार संसद से, तभी वो खर्च कर सकता है, जैसा कि संविधान में कहा गया। क्लियर? बजट एकता पे आधारित होना चाहिए, यानी सभी विभागों के लिए एक ही बजट होना चाहिए, एक से ज्यादा बजट में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। बजट का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, यानी सभी लोगों को पता चले, देश की अर्थव्यवस्था में सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए सबको ये पता होना चाहिए कि उनके लिए बजट में क्या किया गया है, कितना किया है। तो ये मैंने आपको बताया था। अब देख रहे हैं हम संवैधानिक उपबंध क्या है बजट के, ठीक है। और आपको बता दूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 से
और 117 के बीच में बजट को संसद में प्रस्तुत करने और इसे पारित कराने के संबंध में अनेक संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, अनेक संवैधानिक प्रावधान। जैसे अनुच्छेद 265 पे कि कानून के प्राधिकार के बिना सरकार द्वारा न तो कोई कर लगाया जाएगा और न ही एकत्र किया। ये कौन कह रहा है? ये अनुच्छेद 265 कह रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कानून के प्राधिकार के बिना सरकार द्वारा न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जाए, यानी विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल। कानून का प्राधिकार का मतलब संसद की अनुमति। क्लियर? तो यहाँ क्या कह रहा है कि विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज सिंगल रुपीज टैक्स ऑन एनी पर्सन एंड कैन नॉट कलेक्ट ऑल्सो। क्लियर? कि सरकार न तो किसी के ऊपर 1 रुपए का कर लगा सकती है, ना ही उसे एकत्रित कर सकती है, सिवाय बिना किसके? बिना संसद की अनुमति। ये 265 कह रहा है। वहीं 266 में क्या है देखो, 266 में कि भारत की संचयी निधि से कोई भी धन बिना संसद की अनुमति के नहीं निकाला जाएगा, यानी विदाउट पार्लियामेंट गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड सिंगल रुपीज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत की संचयी निधि से क्या तात्पर्य है यहाँ पे? संचयी निधि का मतलब जैसे आप अपने बैंक में अकाउंट खोलते हैं लेकर के, ठीक है, अकाउंट होता है, तो अकाउंट में आप पैसा जमा करते हो, आय प्राप्त होती है तो, या आप मान लीजिए गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हैं, ऑफिसर हैं, आपके पास पैसा आ रहा है तो उसमें सैलरी जमा हो रही है, तो क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, और क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, यानी अकाउंट्स में। यानी ये भी इसी तरह सरकार का अकाउंट है, कौन? भारत की संचयी निधि, जिसमें सरकार की समस्त आय कि जो जो भी आय के स्रोत है वहां से पैसा आता है, वहीं जमा होता है, और जितने भी सरकार के खर्च होते हैं वो इसी अकाउंट से। ये क्या हो गया? भारत सरकार का अकाउंट है, तो भारत सरकार के अकाउंट से कोई भी धन बिना संसद की अनुमति के सरकार खर्च नहीं कर सकती है, नहीं निकाला जा सकता है। ये दो आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अनेक बार इन पर प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट अनुच्छेद 112। ठीक है, मुझे आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अनुच्छेद 112 क्या कह रहा है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध, राष्ट्रपति उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित एस्टिमेटेड प्राप्तियां और खर्चों के संबंध में एक वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाए। पहला क्या है? प्रत्येक वित्तीय वर्ष। दूसरा कौन कौन करवाएगा? राष्ट्रपति। और क्या होगा उसमें कि अनुमानित आय और प्राप्त आय और व्यय का एक वार्षिक वित्तीय विवरण कहाँ रखवाएगा? संसद के दोनों सदनों में। कहाँ रखवाएगा? संसद की दोनों सदनों में। क्लियर है? कोई समस्या नहीं है ना? तो ये अनुच्छेद क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च के संबंध में, ठीक है, भारत सरकार की यानी सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय से संबंधित एक वार्षिक वित्तीय विवरण को, यानी कि बजट को संसद के दोनों सदनों में रखवाएगा या प्रस्तुत कर। और मैंने बताया संविधान में बजट को क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो आपका पहले यहां से एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको दिक्कत नहीं होगी। अब 112 के बाद अब 113 क्या कह रहे हैं? 113 के तहत, यानी अनुच्छेद 113 के तहत अनुदान की कोई भी मांग, अनुदान किसे कहते हैं? अनुदान की मांग का मतलब है यहाँ पे लेकर के, डिमांड फॉर ग्रांट्स का मतलब क्या है यहाँ पे लेकर के, कि खर्च करने की अनुमति, खर्च की अनुमति जिस रूप में की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? अनुदान की मांग। क्लियर?
खर्च की जो अनुमति प्राप्ति करने के लिए जो हेड है, या खर्च की अनुमति प्राप्त करने के लिए जो मांग की जाती है, या जो एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, उसे अनुदान की मांग कहते हैं। तो अनुच्छेद 113 के तहत अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं की जाती। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के, और ये भी क्लियर कह रहा है अनुदान की मांग केवल कहां लाई जाएगी, राष्ट्रपति केवल लोकसभा में लाई जाएगी। ध्यान रखना, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं की जाएगी, पहले प्रस्तुत कहां की जाएगी, केवल लोकसभा। तो अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं की जाएगी। और यह अनुदान की मांग से क्या तात्पर्य है कि खर्च करने की अनुमति के लिए किया गया प्रस्ताव, प्रस्तुत की गई मांग। जो मांग किस रूप में है, और आपको बता दूं, संसद में कोई भी काम बिना प्रस्ताव के और बिना किसी बिल के नहीं होता है। क्लियर है? ठीक है, आगे अनुच्छेद 113, भारत की संचित निधि से प्रभारित खर्चों यानी चार्ज एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्या है, चार्ज, यहां प्रभारित व्यय से क्या तात्पर्य है, चार्ज एक्सपेंडिचर। भारत की संचित निधि से प्रभारित खर्चों को संसद में मतदान के लिए नहीं रखा जाएगा, परंतु संसद इस पर चर्चा कर सकती है। क्या कर सकती है, चर्चा कर सकती है। अब मैं इसको आपको बताने जा रहा हूं कि प्रभारित व्यय, देखो भारत सरकार का मैंने बताया अकाउंट, जिसे क्या कहते हैं, संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। संचित निधि से जो व्यय किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, वो दो प्रकार के। ठीक है, अकाउंट्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जीओआई का, उसे क्या बोलते हैं, संचित निधि कहते हैं। और इसमें जो व्यय होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं संचित निधि से किए जाने वाले व्यय। ठीक है, क्या किए जाते हैं, संचित निधि से किए जाने वाले व्यय, यानी ये होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेड फ्रॉम। और एक है यहाँ पे प्रभारित व्यय, जिसकी भी हमें चर्चा कर रहा है। प्रभारित व्यय मतलब भारित व्यय, इसे बोलते हैं चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। ये क्या है, ये मेड फ्रॉम है, और ये क्या है, चार्ज्ड है। मेड फ्रॉम का मतलब होता है से किए जाने, संचय निधि से किए जाने वाले व्यय वे व्यय हैं जिन पर संसद संसद को अनुमति तो दोनों पे लेनी पड़ेगी, संसद में चर्चा की जाती है, बहस होती है, और मतदान भी होता है। ध्यान रखना, चर्चा भी होगी, बहस भी होगा, और मतदान भी होगा। और यहाँ पे संसद में क्या होगा, यहाँ पे केवल चर्चा की जा सकती है, बहस हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मतदान नहीं हो सकता, क्योंकि ये चार्ज एक्सपेंडिचर है। अब आप कह रहे होंगे सर आप बता रहे हैं दोनों में, ये तो समझ में आ गया संसद को क्या सकती है, ठीक है, संसद क्या करती है, लेकिन इसके साथ साथ एक बिंदु और है जो समझने के लिए। तो इसमें कौन कौन से व्यय, कैसे व्यय शामिल होते हैं, व्यय कौन कौन से होते हैं, तो देखो इसमें हम जब व्यय की बात करें तो कौन कौन से शामिल होंगे, इसमें कौन कौन से होंगे, पहला, कौन कौन से होंगे, मैं पहला बता रहा हूं, जैसे आपके जितने भी रूटीन एक्सपेंडिचर है, रूटीन एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जैसे आपके लेकर के वेतन के हो गए, सैलरी पेंशन के हो गए, ठीक है, जो राजस्व व्यय होते हैं इस प्रकार के यहाँ पे हो गए। इसके अलावा और कौन से व्यय हो गए, कि जैसे मान लो चलो सरकार रोड बना रही है, या कुछ पोर्ट बना रही है, या इस प्रकार की चीजों के ऊपर खर्च कर रही है, ये सारे व्यय यहाँ से होंगे, जितने भी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैं वो यहाँ पे होंगे लेकर।
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो सब यहीं से किए जाएंगे। जबकि यहाँ पे व्यय कौन से होंगे लेकर के, यहाँ पे व्यय कौन कौन से होंगे, कि यहाँ पे वे व्यय शामिल होते हैं कौन से, जिनमें, किसमें, जिनमें जैसे आप गवर्नमेंट भारत सरकार ने ऋण लिया है, ऋण लिया है, तो ऋण जो लिया है तो भैया उसको तो चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा ना। अब भारत सरकार अब किसी का ऋण लेके बोल दे हम नहीं देंगे तो आगे से ऋण नहीं मिलेगा उससे कहीं से भी। तो ऋण, और उस पर, ऋण पर चुकाना पड़ता है ऋण एवं ब्याज, एवं ब्याज। ठीक है, और क्या है इसके अलावा, कि जैसे अब सैलरीज आती है, लेकर सैलरी आप पढ़ते होंगे, जैसे राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का आप पढ़ते होंगे, ठीक है, चीफ जज यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स का, ये सब क्या है, ये प्रभारित व्यय के रूप में है, ये प्रभारित व्यय कहा जाता है इनको। तो मुझे लगता है अब आपको संचय निधि का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और व्यय भी क्लियर हो गए होंगे, और आप समझ गए होंगे लेकर के कि एक व्यय व्यय है जो जिसमें ऋण लिए गए ऋण को लौटाना और ब्याज का भुगतान करना, या जो पेनल्टी लगाई गई है कोर्ट के द्वारा सरकार के ऊपर वो भी देना पड़ेगा। इसके अलावा सैलरी अलाउंसेस है कुछ स्पेशल ऑफिसर्स की या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की, वो इसी में शामिल होती हैं, वही इसके तहत आता है। कहानी खत्म। आगे अनुच्छेद 117 क्या कहता है, कि कर लगाने वाला कोई भी धन विधेयक, क्या लगाने वाला, कर, कोई भी टैक्स लगाने वाला कोई भी धन विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं रखा जाएगा, प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है ये लेकर के, कि संसद में प्रस्तुत किया जाने वाला कोई भी विधेयक, ठीक है, कोई भी विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं रखा जाएगा, और ऐसे विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अर्थात धन विधेयक राष्ट्रपति की, को कर लगाने वाला कोई भी धन विधेयक कहाँ लाए, राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जाएगा, और इसको राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। कई बार ये प्रश्न पूछे गए इन सब पहले। और संसद वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इसमें इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं आपको, कि संसद किसी कर को कम कर सकती है, खत्म कर सकती है, लेकिन बढ़ा नहीं सकती है, अनेक बार प्रश्न पूछा। क्लियर, यानी कि संसद किसी जो सरकार जो टैक्स लगाने जा रही है उसको कम कर सकती है, खत्म भी कर सकती है, चूंकि अनुमति नहीं दे उसको, लेकिन बढ़ा नहीं सकती। जो प्रपोजल दिया जाएगा उससे ज्यादा नहीं बढ़ाएगी, यह संसद को शक्ति नहीं। क्लियर, तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। याद रखना, ये एक एक मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, ये बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको आप लाइट में मत लेना। बजट अधिनियम, अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण के संबंध में संविधान ने संसद के दोनों सदनों की सापेक्ष भूमिका या स्थिति को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया। बजट अधिनियम में, मैं बजट एक्ट की बात कर रहा हूं और उसके अनुसार मैं आपको चर्चा करके, ठीक है, तो निम्नलिखित प्रकार से क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है, बताया गया है, चर्चा की गई। ठीक है, जैसे कराधान संबंधी किसी धन विधेयक या वित्त विधेयक को राज्यसभा में नहीं रखा जाए। ये सब याद रखना, मैं इसलिए एक जगह कंपाइल किया हूं इसको, ताकि आप लोग प्रश्नों को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, पहला क्या मैंने बताया आपको लेकर के, कि कराधान संबंधी किसी धन विधेयक या वित्त विधेयक को जो टैक्सेशन से रिलेटेड, यानी जिससे माध्यम जिसमें कोई टैक्स का प्रोविजन, चाहे टैक्स नया लगाना हो या टैक्स में रेट में बदलाव करना हो या कुछ भी करना हो या उसमें संशोधन करना हो, तो उससे संबंधित कोई भी धन विधेयक या वित्त विधेयक राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा। दूसरा, अनुदान की मांगों पर राज्यसभा को मतदान का अधिकार नहीं है, मैंने बताया था। ठीक है, अनुदान की मांग, जो खर्च करने की मांग करना, अनुमति लेने के लिए प्रस्तुत करना, तो अनुदान की मांग पर राज्यसभा को मतदान का अधिकार नहीं है, राज्यसभा को अधिकार नहीं है मतदान। और यह विशेषाधिकार केवल किसको है, लोकसभा को है, अनुदान की मांगों पर। ये ध्यान रखना, बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं। ठीक है, आगे राज्यसभा धन विधेयक, राज्यसभा धन विधेयक और वित्त विधेयक को लोकसभा में, धन विधेयक और या वित्त विधेयक को
लोकसभा में 14 दिन के भीतर वापस कर देगी। यह प्रावधान है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि राज्यसभा को कोई मान के चलो धन विधेयक लोकसभा ने पास करके भेजा, या कोई भी कराधान संबंधी वित्त विधेयक पास करके भेजा, तो किसके पास गया? राज्यसभा के पास। तो राज्यसभा के पास लोकसभा ने भेजा, तो उस विधेयक पर राज्यसभा को 14 दिन के निहित दिनांक में, 14 दिन के दिनों में उसको डिसाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कि वो उसे अनुमति दे रही है कि नहीं दे रही है। वापस के भीतर वापस कर देगी, करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकता डिले कर दे, अन्यथा धन विधेयक स्वतः पास मान लिया जाए। क्या मान लिया जाएगा? स्वतः ही पास मान लिया। हमारा दिमाग में नहीं आ रहा है कि 14 दिन के भीतर वापस कर देगी, अन्यथा धन विधेयक को स्वतः पास माना जाएगा। तो राज्यसभा की इससे संबंधित सिफारिशों को लोकसभा अध्यक्ष स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते। मान के चलो, ठीक है, राज्यसभा ने कुछ संशोधन करके कुछ सिफारिशें, संशोधन तो नहीं कर सकती है, सिफारिश की राज्यसभा ने लेकर के, ध्यान रखना संशोधन भी पूछा गया है, संशोधन नहीं कर सकती उसमें राज्यसभा। तो राज्यसभा कुछ सिफारिश करती है धन विधेयक में या वित्त विधेयक में, और कहती है भैया इनके प्रोविजन में ये बदलाव कर दिए हमारे अनुसार। ठीक है, तो इन सिफारिशों को लोकसभा के अध्यक्ष को स्वीकार भी कर सकता है और वो उसे अस्वीकार भी कर सकता है। उसके पास ऐसी शक्ति है कि वो स्वीकार करे या उसको अस्वीकार करे, अर्थात इसकी पूरी शक्ति किसके पास है? लोकसभा के पास। इसको याद रखना, इन पॉइंट्स को, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और दोनों सदनों की सापेक्ष भूमिका के बारे में बताते हैं कि कौन सा सदन किस मामले में ज्यादा प्रभावी होगा और किसकी ज्यादा बात माने। ठीक है, तो ये मैंने बताया था। कल हम चर्चा करेंगे बजट के एक एक भाग के ऊपर। बजट को पहले तोड़ेंगे हम लोग, फिर डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे संसद में किस प्रकार से बजट को पारित किया जाता है, क्या किया जाता है, एक एक चीज हम देखेंगे लेकर के। ठीक है, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बजट होता है, बजट दो भागों में विभाजित होता है, एक रेवेन्यू अकाउंट और एक कैपिटल, राजस्व और पूंजीगत। दोनों के ही क्या होते हैं? रिसिप्ट्स होते हैं और एक्सपेंडिचर, यानी कि प्राप्तियां होती हैं, और दोनों के ही व्यय होते हैं। ठीक है, ये प्राप्तियां हो गई और ये व्यय हो गई। प्राप्तियां किससे होती हैं? सरकार को रेवेन्यू में, रेवेन्यू अकाउंट में टैक्स से होती है, यानी कर से होती है, और गैर करों से। कर में आप जानते हैं दो प्रकार के कर होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जिसके ऊपर कर लगाया जाता है, वही उसका भुगतान करे, वो किसी और के ऊपर स्थानांतरित या ट्रांसफर नहीं कर सकता। जैसे मेरे ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, तो इनकम टैक्स को मैं किसी और से नहीं कह सकता भैया ट्रांसफर नहीं कर सकता कि मेरे इनकम टैक्स को कोई और भरे। जबकि जैसे कोई साबुन में खरीदता हूँ, मान के चलो लेरिल का आपने साबुन खरीदा, सोप खरीदा, तो आप लगाया गया किस पर? लेरिल पर, कंपनी पर लगाया गया। कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने इस साबुन को बेचा और उसकी कॉस्ट में शामिल करके किसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया? होलसेलर के ऊपर कर दिया। होलसेलर ने किसके ऊपर? रिटेलर के ऊपर। रिटेलर ने किसके ऊपर? कंज्यूमर के ऊपर। तो यानी कि लगाया किसी और पे गया और भुगतान कोई और कर रहा है, तो ऐसे करों को क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। तो प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल इनकम टैक्स है, और जबकि अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल क्या है? जैसे निगम कर हो गया, जैसे जीएसटी लगाते हैं, जीएसटी हो गया अभी, तो क्या बोलते हैं? इसे हम जीएसटी बोलते हैं। क्लियर? तो टैक्स, टैक्स किस पे लगाया जाता है? इनकम पे या एक्सपेंडिचर पे लगेगा, या एक सीमा से ज्यादा व्यय करें, या आपकी आय पर, या वस्तुओं सेवाओं पर, या आपकी प्रॉपर्टी पर, जैसे लिखते हैं प्रॉपर्टी टैक्स होता है, या आपकी कैपिटल के ऊपर। ठीक है, नॉन टैक्स क्या है? कर, जो कर नहीं है लेकिन आय सरकार को यहाँ से प्राप्त होती है। जैसे सरकार आरबीआई के माध्यम से करेंसी छापती है, सिक्के प्रिंट करवा, यानी करेंसी प्रिंट करती है और कॉइनेज निकालती है, कॉइनेज मतलब सिक्के छापती है। सरकार ने भी ऋण दे के रखा है, सरकार को ऋण से क्या होती है? ब्याज प्राप्ति हो रही है। या सरकार में क्या हो रहा है? लाभांश, लाभांश मिलने, जैसे सरकार के बहुत सारे पीएसयू हैं, यानी सरकार के बहुत सारे उपक्रम हैं, जैसे बैंक्स हैं सरकार की, देखते होंगे।
ठीक है, पेट्रोलियम कंपनियां यहाँ से भी आय प्राप्त हो रही है। ठीक है, मिनरल कंपनियां वहां से भी होती हैं। इस प्रकार से सर को क्या होता है, उनसे लाभांश, लाभ का अंश प्राप्त होता है, इसलिए वहां से भी हो रही है। और इसके अलावा अन्य आय भी है, जैसे सरकार ने किसी के ऊपर, ठीक है, क्या लगा दिया, लेकर के जुर्माना लगा दिया, वहां से आय प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से मैं आप बता रहा हूँ अदर्स है, या किसी ने, ठीक है, अन्य प्रकार से हमारी सहायता कर दी। व्यय क्या होते हैं? व्यय में देखो, एक सामान्य सेवा है, एक आर्थिक सेवा है, वो सामाजिक और सामुदायिक सेवा, तीन प्रकार की चीजों में खर्च होता है। सामान्य सेवा में जैसे पुलिस है, न्यायपालिका है, और हमारे डिफेंस के ऊपर खर्च होता है। आर्थिक सेवा में जैसे कृषि के ऊपर खर्च, उद्योगों के ऊपर खर्च, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड के ऊपर। सोशल एंड कम्युनिटी में जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इन सब में खर्च। उसी प्रकार से देखो, राजस्व बजट क्या है, ठीक है, आप समझ गए लेकर के। इसी प्रकार से पूंजी बजट होता है। पूंजियां वही होती हैं जिसमें हम पैसा लगाते हैं, जिसमें पूंजी क्या है कि हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब उससे हम आय प्राप्त करते हैं, और लगातार उससे अनवरत रूप से आय होती रहती है। जैसे कोई कंपनी किसी ने बनाई, मेहनत से खड़ी की, और उसमें उसने पैसा लगाया, अब वो उसे क्या दे रही है, आय दे रही है। लेकिन ये क्या हो गया, उसका कैपिटल हो गया। ठीक है, तो कैपिटल है, कैपिटल में क्या, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट कहाँ से होती है कि हम क्या करें, जब हम उधार लेते हैं, उधार लेंगे, लोन लेंगे, या किसी देश से या देश से बाहर से लेंगे, तो वो किस में शामिल होगा, वो कैपिटल बजट में शामिल होगा। रेवेन्यू में नहीं हो रहा, रेवेन्यू तो टैक्स नॉन टैक्स है। कैपिटल में क्या हो रहा है, कर्जा शामिल हो रहा है। नेक्स्ट या नेट मार्केटिंग बोरोविंग, हमने नेट मार्केटिंग बोरोविंग कर रहे हैं लेकर के, यानी एक तो सरकार ने किसी को कर्ज दे रखा था, कर्ज की प्राप्ति हो रही है, और यहाँ पे किसकी हो रही है, ब्याज की हो रही है, कैपिटल रेवेन्यू में। रेवेन्यू में इंटरेस्ट जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, उसकी बोरोविंग हमारा लौट के आया वो आएगा। मार्केट से जो उधार लिया है वो इसमें शामिल होगा। सरकार देखते होंगे बहुत सारी, ठीक है, बचत योजना चलाती है, जैसे सुकन्या योजना चल रही, किसान विकास पत्र होता है। तो इससे आप खरीदते हैं तो इस पर टैक्स नहीं लगता, और आपको एक फिक्स डिपॉजिट करने के बाद एक निश्चित समय के बाद एक लमसम अच्छा अमाउंट मिलता है। तो सरकार को क्या मिलता है इससे, कि सरकार के पास वो पैसा जमा होता है, और सरकार उस पैसे का प्रयोग करती है, और जैसे ही वो मेच्योर हो जाता है, तो सरकार उस पैसे को वापस कर देती है लेकर के, और वो आदमी ले लेते हैं जो उन्होंने खरीद रखे। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या है, जैसे राज्यों को संघ शासित प्रदेशों को क्या देना, लोन देना। इकोनॉमिक, सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी आर्थिक, सामाजिक और सामुदायिक विकास के ऊपर कुछ खर्च करना। और डिफेंस एंड अदर्स, ये इस प्रकार के इसके एक्सपेंडिचर्स हैं लेकर के, जिनकी हम चर्चा एक एक करके करेंगे लेकर के। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपसे कल चर्चा करूंगा लेकर के। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं फिर इस क्लास में आगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, आप सभी को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं फिर मिलूंगा आपसे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लोग, ठीक है, अलविदा कहते हैं। फिर मिलेंगे। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, और ताकि हम लोग और अच्छे से प्रयास कर सकें इसमें। ठीक है।